तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी की तीसरी क्लास और इसमें हम सूर्य और उससे जुड़े हुए सौरमंडल की बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि ब्रह्मांड बना किस तरह से, आपको बिग बैंग थ्योरी समझाई थी और ब्रह्मांड के निर्माण में हम आकाशगंगा तक आ गए थे। मैंने आपको बताया था कि हमारी आकाशगंगा का नाम है क्या है, मिल्की वे। ठीक है, दुग्ध मेखला बोलते हैं इसको। हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हमारी आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। उन तारों का 100 अरब तारों का जो स्ट्रक्चर बन जाता है, वो सबका मिलकर जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर उस आकाशगंगा को एक शेप दे देता है और उसी के आधार पर उस आकाशगंगा का नाम या शेप के आधार पर से डिफाइन करते हैं कि ये फला आकाशगंगा है। क्लियर हो गया? ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं हमारे आकाशमंडल में या हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, यहाँ एक वर्ड आया तारा। तारा क्या है? अगर हमसे कोई पूछे कि स्टार है क्या, तो स्टार क्या चीज है? हमारा जो ग्रह पृथ्वी, इसके निकटतम, सबसे निकटतम जो तारा है, स्टार है, वो सूर्य है। और सूर्य के बाद अगर कोई तारा है तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं तारा क्या है। जो स्टार होगा, उस स्टार के अंदर 3 चीजें विद्यमान होगी। एक बड़ी मात्रा में उसके अंदर होगी हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान देना। एक होगी हीलियम और कुछ तत्व होंगे थोड़ी मात्रा में अन्य। ये 2 से कितने भी हो सकते हैं, इनकी परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती हैं। जैसे इनकी तीनों की परसेंटेज बदलेगी तो तारे की डेफिनेशन बदलती चली जाएगी। ठीक है, मैंने बताया हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य कैसे होगी। ये अन्य तो हमेशा फिक्स रहेगी, ये 2 से 3% ही रहती है। 2 से 3% मान के चलो इसे आप, कहीं कहीं 4 से 5% भी हो जाती है एक तारे के अंदर, स्टार के अंदर। अब हाइड्रोजन और हीलियम है, ये दोनों घटेगी बढ़ेगी तो तारे का स्वरूप बदलता चला जाएगा। ठीक है, पहले प्रारंभ में हाइड्रोजन की अधिकता रहेगी और वो हाइड्रोजन हीलियम में इंटरचेंज होती जाएगी तो हीलियम की अधिकता बढ़ती चली जाएगी। तो आओ समझो तारे के अंदर क्या है। तारे के अंदर ये होगा कि 2 हाइड्रोजन के नाभिक संयुक्त रूप से सम्मिलित होकर या मिलकर एक हीलियम का नाभिक बना ले। ध्यान देना बात पर, मैंने क्या बोला है। मैंने बोला हाइड्रोजन के 2 नाभिक हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इंटरचेंज हो रही है हीलियम में और ये घटना उच्च ताप पर होती है और इस घटना को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। समझ रहे? फिर समझ लो, मैंने कहा हाइड्रोजन के 2 नाभिक हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं। इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं और ये घटना उच्च ताप पर होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तारे के अंदर उच्च ताप आया कहाँ से? ठीक है, तो तारा गैसों के अत्यधिक संघनन से बनता है और अत्यधिक संघनन जब होगा तो इस पर उच्च दाब हो जाएगा और जब इस पर उच्च दाब बनेगा तो उच्च दाब के बढ़ने से इस पर उच्च ताप बन जाएगा और उच्च ताप के बढ़ने से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी और एक तारे का निर्माण हो जाएगा। और इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, जिसे हम कंबाइंड रूप से सौर ऊर्जा भी कह देते हैं, तरंग ऊर्जा, उसके साथ साथ रेडियो तरंगे, सौर तरंगे, ये सब इस प्रक्रिया के कारण एक तारे पर बनेगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब एक लंबे टाइम पीरियड तक एक तारे के अंदर हाइड्रोजन कन्वर्ट होती रहेगी हीलियम में, तो तारे के अंदर जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा का सोर्स है हाइड्रोजन, वो खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, और उसकी ऊपरी परत पर हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी। जब धीरे धीरे समाप्त होगी तो
तो अगर कोई बड़ा छोटा तारा है और उसकी ऊपरी परत पर हाइड्रोजन समाप्त हो गई तो इंटरनल हाइड्रोजन समाप्त होगी फिर, और जब वो इस प्रक्रिया से गुजर रहा होगा तो उस तारे में विस्फोट हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर छोटा तारा है, विस्फोट हुआ, ठीक है, और उससे ऊर्जा के गुच्छे बन गए, तो वो उसको कहा जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यही घटना बड़े तारे पर होती है, बड़ा तारा है और उस पर भी हाइड्रोजन की समाप्ति की ओर चल रही और उस पर भी यही प्रक्रिया होती है, तो उसे बोलेंगे न्यूट्रॉन तारा। क्लियर हो गया। इसके टूटने से, बिखरने से जो गुच्छे या छोटे छोटे पिंड बन जाते हैं उन्हें हम न्यूट्रॉन तारे कहते हैं। ध्यान रखना, ये ड्वार्फ व्हाइट ड्वार्फ की तुलना में छोटे होते हैं साइज में। और मैंने आपको थ्योरी बताई थी, हैंड ग्रेनेड जब फटता है तो पार्टिकल्स बाहर की ओर भागते हैं और वो पार्टिकल डायरेक्शन में मूव करते हैं और अपनी धुरी के चारों तरफ भी। तो ये क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन तारे हैं ये बहुत तेजी के साथ अपनी धुरी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, इस कारण से इन्हें पल्सर कहते हैं। पल्सर, समझो पल्सर किसे कहते हैं। क्लियर हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आ रही तो बताओ। जब एक तारा समाप्ति की ओर चल जाता है, जब एक तारा अपने खत्म होने की स्थिति में हो, तो उस तारे का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब वो समाप्त होता है तो समाप्त होने से पहले वो अपने पहले की तुलना में 10 गुना लाल हो जाता है। इसे लाल दानव कहते हैं, लाल दानव। ये सिग्नल होता है कि तारा अपने अंतिम टाइम पीरियड में है, अपने जीवन काल के। उसके पश्चात तारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब ये तारा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो जाएगा कहीं नहीं, इस एरिया में। ध्यान रखना, मैंने बताया कि जब विस्फोट होगा, चाहे व्हाइट ड्वार्फ हो या न्यूट्रॉन तारा बनेगा, तो उस अवस्था में विस्फोट के पश्चात घनत्व बढ़ जाता है। व्हाइट ड्वार्फ का जो घनत्व है वो 10⁸ सेंटीमीटर की क्यूब सीसी है। ठीक है, और अगर आप बात करें न्यूट्रॉन का तो 10⁻14। ठीक है, इसका मतलब है कि वहां घनत्व बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ गई, दबाव बढ़ गया, तो इस कारण से वहां आ जाता है आकर्षण, बहुत हैवी। एक गुरुत्व कह सकते हैं आप उसको, गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं। वहां बहुत प्रबल गुरुत्वाकर्षण आ जाता है जब एक तारा समाप्त होता है, और वो गुरुत्वाकर्षण अपने अंदर आने वाली प्रत्येक चीज को आकर्षित करता है, और इसी को नाम दिया गया है ब्लैक होल का। बोलो, समझ में आई क्या बात? क्या चीज? ये मतलब इतने सेम डिस्टेंस, 3 साइड एक एरिया कवर कर लेगी। 3 साइड चली गई, एक नियत दूरी है, उसे डिफाइन कर रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। जब भी आयतन होगा वो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया 3 साइड में लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को? मैंने तारों के सभी प्रकार आपसे डिस्कस कर लिए। हाँ, और ब्लैक होल भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूँ। अब चलते हैं अपने सौरमंडल की तरफ। तो मैंने बताया कि हमारी आकाश गंगा का एक महत्वपूर्ण अंग है सूर्य। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा इससे नाता है पुराना, और हम इस पर निर्भर भी करते हैं। हम सूर्य पर ऊर्जा का हमारी बड़ा सोर्स है। अगर सूर्य न हो तो पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा इस पर जीवन का कारण है। आप देखते हैं कि अगर एक सप्ताह 5-7 दिन सर्दियों में सूर्य ना निकले तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, और अगर ये सालों साल नहीं रहेगा तो लोग मर जाएंगे ठंड से, एनर्जी के सोर्स खत्म हो जाएंगे। तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य पर कहते हैं कि 71% हाइड्रोजन है।
26.5% नाइट्रोजन है और बाकी बची हुई में अन्य आ जाएगी। इसमें आपकी ऑर्गन हो सकती है, अन्य निष्क्रिय गैस हो सकती है। सूर्य के अंदर क्या प्रक्रिया हो रही है, किस तरह हो रही है, आप समझ ही गए। मैंने बताया नाभिक संलयन हो रहा, हाइड्रोजन के 2 नाभिक हीलियम के 1 नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है सूर्य की उम्र 5 अरब वर्ष, ये सूर्य की उम्र है। आपसे पूछ सकता है सूर्य की बाहरी सरफेस का ताप, आउटर सरफेस का ताप है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपसे पूछ सकता है सूर्य की, इसे बोलते हैं करोड़, भीतरी हिस्सा, एक बॉल है, उस बॉल के अंदर का हिस्सा जो है उसे बोलते हैं करोड़। इसका टेम्परेचर 1.5 10⁶ डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ें आपसे एक्सेप्टेड पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। हाँ 6 है, 1.5 10⁶ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सूर्य का तापक्रम, सूर्य की आयु मैंने आपको बता दी। अब ध्यान रखना, सूर्य 2 प्रकार की गति कर रहा है। एक सूर्य अपनी धुरी पर घूम रहा है लट्टू की तरह। ठीक है, एक सूर्य घूम रहा है ब्रह्मांड के केंद्र के चारों तरफ। ठीक है, 2 प्रकार के चक्रण कर रहे हैं। कहते हैं सूर्य जो है उसे बोलते हैं, जो परिक्रमा करता है ब्रह्मांड केंद्र की, उसे बोलते हैं परिक्रमण काल। 250 मिलियन वर्ष सूर्य का जो परिक्रमण काल है अपने ब्रह्मांड के केंद्र के चारों तरफ, वो 250 मिलियन वर्ष है। और सूर्य अपनी धुरी पर घूम रहा है, जिसे बोलते हैं हम घूर्णन। जैसे लट्टू नाच रहा अपनी धुरी पर, तो सूर्य अपनी धुरी पर 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य की ये रोटेशन स्पीड अगर आप जानना चाहते हैं परिक्रमण की चाल, तो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बोलो समझ रहे क्या? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, उसे बंद कर कॉपी को, इस तरह पढ़ेगा तो वहीं रह जाएगा। यहाँ रह टाइम दूंगा, जब जी करेगा तब कन्फ्यूजन पूछ लेना, लेकिन इतने होशियार नहीं हो तुम कि 2 जगह दिमाग लगा लोगे, तो एक ही जगह रहने दो से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। ये सूर्य के बारे में बेसिक क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं, पूछ सकता है आपसे। अब हम बात करते हैं सूर्य के ऊपर सौर धब्बे बनते हैं। जब किसी क्षेत्र में से लगभग काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी हीलियम में, तो वहाँ रह जाएगी आपके पास हीलियम, तो वहाँ ऊर्जा कम मात्रा में रह जाएगी। इस कारण से उस पर सौर धब्बे कहे जाएंगे। ठीक है, सूर्य पर ऐसे धब्बे हैं जिन्हें सौर धब्बे कहते हैं। उनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, सूर्य पर ये जो एनर्जी बनती है, इसमें रिलीज तरंगे होती हैं जिन्हें सोलर रेज कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा और दबाव के कारण वे पृथ्वी की ओर मूव करती है। बहुत बार व्हाट्सएप पे मैसेज आता रहता है कि आज सूर्य पर सौर तूफान आया, और उस सौर तूफान की जो पैरासोनिक तरंगे हैं वे पृथ्वी पर पहुंचेगी और पृथ्वी पर पहुंचने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को इफेक्ट करेगी। व्हाट्सएप पे लिखा रहता है कि आज रात को इतने बजे सौर तूफान आने वाला है। ठीक है, बात सच्ची है, बात सही है, आता है, पृथ्वी तक इफेक्ट कर सकता है, लेकिन पृथ्वी के पास अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवच है। जब पृथ्वी के बारे में पहुंचेंगे तब पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवच उनके इफेक्ट को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक लेता है। ठीक है, तो मैं ये मान लूँ कि आप सूर्य के बारे में जो बेसिक नॉलेज थी वो आपकी पूरी होगी। आप समझ गए सूर्य के बारे में। कोई और एक्सेप्टेड डाउट हो तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ूँ? चलो ठीक है। अब सूर्य और उसके परिवार के बारे में बात करते हैं हम। तो बच्चों, सूर्य अपने साथ घिरा हुआ है 8 ग्रहों से। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं सारे ग्रह हैं। ग्रह होने के लिए 2000, ये सूर्य हो गया हमारा। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान समिति ने
AU 2006 में किसी भी ग्रह को ग्रह होने के लिए कुछ कंडीशन दी और उस कंडीशन के तहत 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान समिति, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुई है, बस समझ ले, अंतर्राष्ट्रीय, फिर तो हिंदी में पूछेगा तो मैं तेरा काम खत्म कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान समिति है, क्लियर हो गया। मैं बात कर रहा था सूर्य खत्म हो गया। अब सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे, उन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय खगोल समिति ने दो भागों में तोड़ा। एक भाग में वे ग्रह जिनके पास अपना ठोस आधार है, यानी जो सॉलिड से मिलकर बने हुए हैं, और एक भाग में वे ग्रह जो गैसों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 ग्रह लेके चलते हैं, काम हल होता चला जाएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं सबसे नज़दीक जो कक्षा में फिट घूम रहा है, उस ग्रह का नाम है बुध। ये आपका बुध आ गया, ठीक है। इसके बारे में इसकी बात करते हैं। बुध आकार में सबसे छोटा ग्रह है, पहला आंसर है। इसका रंग आपसे पूछ सकता है, ये रंग में पीला है। दूसरा, दो कारण हो गया, इस पर ना तो कोई गैस विद्यमान है और ना ही इसका कोई उपग्रह है। तीसरा कारण हो गया, तीन चीज़ें आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है। जब छोटा है और निकट है तो सूर्य के चारों ओर सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेगा। दैट्स मीन्स कि इसका परिक्रमण काल सबसे कम होगा, ठीक है। लेकिन इसका घूर्णन, अपनी ध्रुव पर घूरने का समय जो है सबसे अधिक है, ठीक है। क्लियर हो गया। जब इस पर अपना कोई गैस नहीं है तो इस पर जो सूर्य द्वारा ऊष्मा दी जाती है उसे ये बड़ी जल्दी अवशोषित करके बहुत गर्म हो जाता है, और इसका जो टेम्परेचर है दिन का वो लगभग 412 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। जीवन की कोई संभावना नहीं, गैस तो है ही नहीं, जो जाएगा वो भी भून के चिप्स बन जाएगा, समझ रहे। तो खत्म किस्सा। अब बात करें रात की। जब इस पर कोई गैस का वायुमंडल ही नहीं है तो रात को जैसे ही जिस हिस्से का सूर्य से मुंह फिर जाता है वहां तेजी के साथ टेम्परेचर रिलीज भी करता है। अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा। तो उस हिस्से का टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड, रात को फिर -173। इस कारण से कहा जाता है कि ये ऐसा ग्रह है जिसका दिन और रात का टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। लगभग 600 डिग्री तापांतर कहीं नहीं मिलेगा आपको, यही मिलेगा बुध पे, ठीक है। तो बुध के बारे में ये बात आप समझ गए। मैंने क्या बताया बुध के बारे में, सबसे छोटा है, इसका जो चक्रण है वो घूर्णन है वो सबसे धीमा और चक्रण सबसे तेज है। इसका रंग पीला है, ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा उत्सर्जक है, जिस कारण से दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और रात को बहुत कम, और तापांतर 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। जीवन की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़े। इसके बाद आता है शुक्र। अब हम बात करते हैं इसके बाद वाले किसी ग्रह की, तो वो है शुक्र। मजेदार बात आपको सीखने को मिलेगी यहां से। शुक्र पर वायुमंडल विद्यमान है। वायुमंडल में भी जो कोई गैस महत्वपूर्ण रोल निभा रही वो है CO2। इस पर कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में है, ठीक है। इस कारण से बुध नज़दीक होते हुए भी इससे ज़्यादा टेम्परेचर रखता है शुक्र। शुक्र का जो ताप है वो पूरे के पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं सबसे ज़्यादा शुक्र का है, ठीक है। इसका कोई समझिए क्या कारण है। मैंने आपको बताया था इसके पास CO2 है। मैंने आपको बताया था कि CO2 हमारी पृथ्वी के बाहर भी जितनी CO2 है, हमारे पास कितनी है 0.303% CO2 है, और वो पृथ्वी के चारों ओर कवर बना रखा है उसने, और वो बाहर से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, और जब वो वापस जाती है, रिलीज होती है वही ऊष्मा विकिरण के द्वारा, तो उसे जाने नहीं देती, ठीक है। समझ रहे बात को। तो इस पर है भारी मात्रा में CO2। तो सूर्य से आने वाले विकिरण को, ताप विकिरण को अवशोषित तो कर लेती है लेकिन रिलीज नहीं करती। इस कारण से इसका तापक्रम बहुत अधिक बना रहता है।
ये ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह में से एक, सबसे ज़्यादा गर्म यही है अकेला, और उसी के कारण ये चमकीला है। अगर हम अपने सिस्टम, अपने सौर परिवार या पूरे सिस्टम की बात करें तो ये चंद्रमा के बाद इसी का नंबर आता है चमकने में ज़्यादा, ताप के कारण ही। ये लगभग पृथ्वी के आकार का है, पृथ्वी के समान ही धुरी पर झुका हुआ है, इस कारण से इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये सवाल बनेगा, ये बहुत ज़्यादा चमकीला है तो ये सुबह शाम को बढ़िया नज़र आता है, चमकता है, तो इस कारण से इसे सुबह का या शाम का तारा कहते हैं, भोर का तारा या शाम का तारा। इसे प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये सारी बातें शुक्र के बारे में एक्सेप्टेड सवाल लेकर आ सकती है। अब बात करते हैं पृथ्वी की, अगला ग्रह इस परिवार का, और ये आपका आ गया पृथ्वी। ये वो जगह है जहां हम रहते हैं, ये तो पता होगा, फिर ठीक है। ठीक है, क्या क्या चीज? हाँ, रंग इसका ये चमकीला माना जाता है, रंग नहीं इसका एक्सपेक्ट होता है। नहीं नहीं, लाल नहीं। हाँ पूछो, क्या कह रहे, पूछो अंकुश। हाँ, अब ये बात अब तक सिद्ध नहीं हुई तो ये मैं कह नहीं सकता कि एलियन होते हैं कि नहीं होते हैं। एक्सेप्टेड है, उसके बारे में बात करेंगे, बताऊंगा जब टॉपिक से फ्री हो जाऊंगा तब बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, यहाँ जाओ फिलहाल मुद्दे पर। आपके किसी पेपर में फिलहाल एक्सेप्टेड सवाल नहीं बनेगा एलियन से, तो फिलहाल एलियन को छोड़ दो, मुझे सिलेबस पर काम करने दो। बात कर रहे हैं हम पृथ्वी की। ठीक है, फिलहाल सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है जहां द्रव की या जल की 3 अवस्थाएं हैं। समझिए जरा इस बात को। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जल 3 अवस्थाओं में है, ठोस, द्रव और गैस। जल की ठोस अवस्था किसी अन्य ग्रह पर भी विद्यमान है, लेकिन पृथ्वी पर जल की 3 अवस्था है। यहाँ जल ठोस अवस्था में भी है, ग्लेशियर में बर्फ पड़ी हुई है, द्रव अवस्था में नदियों में बह रहा, हमारे सब जगह नालियों में बह रहा, और गैस अवस्था में है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बादल बनते हैं फिर बारिश होती है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ जीवन की प्रबल संभावनाएं और प्रबल जीवन है यहाँ प्रबल रूप से, और बहुसंख्य जातियाँ यहाँ निवास करती है। ठीक है, समझ रहे? ठीक है, जाति से मतलब ये मत समझना कि नाई धोबी तेली तमोली। जाति से मतलब है कि मानव है, हाथी घोड़े चिड़िया पक्षी सब चीज़ें विद्यमान है। तो ये, हाँ, तो ये जातियाँ इस पर बहुत सारी वास करती है। इसके बारे में डीपली बात करेंगे बाद में। हाँ, क्या कह रहे हैं, कुछ देखते हैं अभी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसने बात कर दी तो इसके बाद हम ग्रह पर आ गए, अगले ग्रह पर। पृथ्वी के बाद जो अगला ग्रह है वो है मंगल। जो सवाल यहां से बनेगा वो समझिए, मंगल से क्या सवाल बन सकता है। ये लाल ग्रह होता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन आपसे पूछ सकता है कि किस कारण से इसका, एक तो पूछ सकता है कि लाल रंग किसका होता है, तो लाल रंग होता है मंगल का। आपसे पूछ सकता है किस कारण से, तो आयरन ऑक्साइड की कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, अब मैंने बताया इन दोनों ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चांद। ठीक है, और अब मंगल की बात करते हैं तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। ठीक है, मंगल पर कभी जल के होने के प्रमाण मिलते हैं, पानी के। फैक्ट ये है कि मंगल पर बड़ी बाढ़ के प्रमाण मिलते हैं, जैसे बाढ़ आ जाने के बाद धरातल की स्थिति होती है, ऐसी मंगल की स्थिति नजर आती है। और मंगल पर एक बड़ा ओलंपिया नाम से, एक्सेप्टेड आपसे पूछ सकता है, ओलंपिया ये पर्वत है जो पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत, कौन सा है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत पृथ्वी का? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, उससे 3 गुना ऊंचा है। आपका जो एवरेस्ट है सागर माथा, उससे 3 गुना ऊंचा है ओलंपिया। ठीक है, ये तो रखा गया है, ये हमारे द्वारा हमने खोज करी तो उसका नाम हमने ओलंपिया रख दिया। ठीक है, वहाँ सबसे ऊंचा संसार का, सबसे ऊंचा कैटिपस मैसी, संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी विद्यमान है।
तो हम नीचे की ओर तो जा नहीं सके, क्योंकि ये तो ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा, ये ज़्यादा टेम्परेचर वाला, यहाँ हम हैं तो हम बाहर की ओर गए और हमने देखा कि मंगल पर हमें सबसे ज़्यादा जीवन की संभावनाएं नज़र आ रही है। तो इसलिए आदमी की खोज का विषय बना हुआ है कि मंगल पर जीवन की संभावनाएं हों। इस कारण से हम लगातार अपनी रिसर्च कर रहे और मंगल पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे और जानने की कोशिश कर रहे कि हम पृथ्वी के बाहर किसी अन्य जीव से कोई है तो उससे हम संपर्क कर सकें और इस दुनिया का और विस्तार कर सकें, हम जान सकें कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन की संभावना है या नहीं है। इस प्रयास में हम निरंतर ऐसी अफवाहें और सूचनाएं आती रहती है कि किसी ने कोई विचित्र वायुयान देखा है या एलियन देखा है, पर इसको कोई प्रमाणिक नहीं कर पाया। तो या तो अगर वो लोग हैं तो उनकी साइंस हमसे ज़्यादा तेज़ है और हम उन्हें कैसे नहीं कर पा रहे। वो हम पर नज़र बनाए हुए हैं और तेज़ी के साथ अपना काम भी कर रहे हैं, ठीक है, और हमसे बच भी रहे और हम पर नजर भी। अगर उनका विज्ञान तेज है तो, और देखते हैं अगर जीवन की संभावना को लगातार मानव ढूंढ रहा है, अगर पॉसिबल हो सका तो आपके सामने ये सब सिस्टम खुल जाएगा। क्योंकि मंगल अभियान लगभग सभी देशों ने तेज कर दिया है, हमने भी अपना दूसरा मंगल अभियान तेज़ी के साथ कार्यक्रम शुरू कर दिया है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बात कर दी आपसे मंगल तक, तो अब ये 4 ग्रह मैंने आपके सामने लिखे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन चारों को आंतरिक ग्रह बोलते हैं। एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। दूसरी बात सुनो, ये 4 ग्रह हैं जो ठोस अवस्था में हैं, इन पर जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड की अवस्था में है। इसके बाद जो ग्रह आएंगे वे गैस की अवस्था में आएंगे, ठीक है। विशाल, अलर्ट रहो, जागता रहो, है ना। हाँ, फोबोस और डिबोस, ठीक है। आगे बढ़े। मंगल के बाद हम बात करते हैं बृहस्पति। ये मैं सारे के सारे आपको सूर्य से दूरी के आधार पर डिफाइन कर रहा हूँ, उसी के आधार पर लिखता जा रहा, ठीक है। अब अगला ग्रह जो आपका आ गया वो है बृहस्पति। एक एक्सेप्टेड सवाल यहाँ से बृहस्पति का बनेगा। पहली बात तो मैंने बताई कि अब क्या होगा, अब ग्रह आ गए गैस की अवस्था में या द्रव की अवस्था में। तो बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो द्रव और गैस 2 अवस्था में है, सॉलिड नहीं है, ठीक है। आकार में सबसे बड़ा है। इसके और शनि के बीच में कंपटीशन चलता रहता है अत्यधिक उपग्रह की संख्या का। फिलहाल सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर है उपग्रह की संख्या के। इसके उपग्रह भी 60 से अधिक है, 60 से अधिक उपग्रह हो गए। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है, वो बनेगा क्या, वो ये बनेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो आपका हो गया बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति के बाद आता है शनि। अब ये सवाल शनि से इसलिए बन गया, इंपॉर्टेंट हो गया कि क्योंकि शनि ब्रह्मांड का ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर 7 वलय विद्यमान हैं। इसके चारों ओर 7 छल्ले दिखाई देंगे 7 रंग के, और ऐसा लगता है जैसे ये कोई मुकुट लगा हुआ उसके सिर पे, इसलिए इसे मुकुट वाला राजा या ग्रहों का राजा कहते हैं शनि को। ये गैस के विशिष्ट छल्ले हैं जो गैसों का आवरण इसके चारों ओर बना हुआ है, उन पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसकी वजह से वो नजर आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इससे इस कारण से स्पेशल माना गया शनि को, एक कारण हो गया। एक और क्या कारण हो गया शनि के पास, एक कारण ये हो गया कि शनि के पास अब सबसे अधिक संख्याओं में उपग्रह है। उपग्रह क्या है ये थ्योरी में बताता हूँ बाद में, फिलहाल आप सुन लो कि उपग्रह है क्या चीज़, वो किसके कितने हैं। तो शनि के पास सबसे अधिक है, 80+ चला गया अभी, ये 60+ चल रहा था, ये 80+ चला गया। इसके पास 80+ उपग्रह है फिलहाल। इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे हम इनकी खोज करते रहेंगे इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल बनेगा कि ये सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, ठीक है। और इसके पास वलय है, ये इसलिए स्पेशल बन गया। गैस का, ये भी गैस से बना हुआ है पूरी तरह से। अब ग्रह के 2 सगे भाई, दो भाइयों की बात करते हैं। तो पहला भाई है अरुण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जुड़वा ग्रह कौन से हैं, तो ध्यान रखना ये अरुण वरुण हैं जो जुड़वा ग्रह हैं। अगर आपसे पूछ लिया पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो वो शुक्र है। लेकिन अगर जुड़वा ग्रह पूछ ले दोनों भाई को, तो ये अरुण वरुण हैं,
ये दोनों हरे रंग के हैं, ध्यान रखना। पृथ्वी नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक, और इन दोनों को हरे, कारण है मीथेन। सूर्य से दूरी अधिक होने के कारण प्लस मीथेन के अधिकता के कारण इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, लो होता है बहुत। दो फैक्ट हो गए, मीथेन की अधिकता और सूर्य से दूरी, इसके आधार पर इनका टेम्परेचर कम होता है। ये जो अरुण है ये अक्ष से 8.5 डिग्री पर झुका हुआ है। जैसे सारे ग्रह लट्टू की तरह सीधे नाच रहे, तो ये 8.5 डिग्री मुख्य अक्ष से झुका हुआ है, तो इस तरह पड़ गया जमीन पे, समझ रहे। जब ये घूर्णन करता है तो ये ऐसे घूर्णन करे पड़ा पड़ा, तो इस कारण से अरुण ऐसा लगा जैसे लेट रहा हो, समझ रहे। ये जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुक रही, तो ये पट्टा नीचे से 8 डिग्री झुका हुआ है मुख्य एक्सिस से, और 8 डिग्री पे है, तो इस कारण से लट्टू पड़ा। लेकिन ये ऐसे भी घूम रहा, प्लस अपनी धुरी पे ऐसे भी घूम रहा, तो जब ये पड़ा पड़ा अपनी धुरी पे घूमे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेटा हुआ हो। इस कारण से अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। बोलो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? समझ में आ रही बात? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। इसके बाद वरुण, मैंने कहा इसका जुड़वा ग्रह है, दोनों पर एक ही गैस मीथेन की अधिकता है, इस कारण से इसे हरा ग्रह कहते हैं। रंग के आधार पर मैंने आपको डिफाइन कर दिया। इसका रंग भी, बृहस्पति का रंग भी पीला है, कुछ हल्का पीला प्रकाश में, ठीक है। चार, अब ये जो 4 ग्रह थे, जो अंदर वाले आंतरिक ग्रह जो सॉलिड से बने हुए हैं और जो लिक्विड और गैस से बने हुए हैं, 4 बाह्य ग्रह, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं, बाहरी ग्रह। 4 ही ऐसे ग्रह हैं जिनको आप नंगी आंख से देख सकते हैं, ठीक है। 2 आकार में बड़े हुए, एक पृथ्वी का निकटतम और अत्यधिक चमकीला शुक्र, और एक आपका हो जाएगा बुध, ठीक है, जो सूर्य की तरफ है। बाकी को देखने के लिए आपको साधन की आवश्यकता, टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हो गया? अब इस सौर परिवार में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई एक्सेप्टेड सवाल हो विशाल, या किसी और का कोई एक्सेप्टेड सवाल हो तो पूछ लो। ये क्या बोल रहा है? लाइन बता रहा? लाइन नहीं, क्षुद्र ग्रह है, ग्रहों का टूटा हुआ मलबा जो इनके बीच में घूम रहा है, तो वो यहाँ घूमता है, इससे पहले, इसके बाद, ठीक है, यहाँ घूर्णन कर रहा। क्लियर हो गया? तो ग्रह समाप्त हो गया। आप मिटा दो, इसको मिटा दो, ठीक है। मैं बात करता हूँ, अभी बताता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपने कहा कि वैज्ञानिक किस किस ग्रह पर गया है। अब हम विचार करते हैं। मैंने कहा बुध है, बुध का एक गुण है कि वैज्ञानिक वहां पहुंच नहीं सकता। क्या गुण है? उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तो कोई जा ही नहीं पाएगा। दूसरा, को शुक्र है, उसमें जा सकता, यानी पृथ्वी से सूर्य की तरफ जाने का रास्ता बंद हो गया। अब पृथ्वी से बाहर जा रहे हैं हम, अब पृथ्वी से बाहर जा रहे हैं हम। अभी हमारे जो जाने के साधन हैं और उन साधनों में यूज करा गया फ्यूल, इतना ही कैपेबल है हमारे पास कि हम मंगल तक ही जा पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल। इंडिया तो बहुत संघर्ष के बाद मंगल तक पहुंचा, लेकिन जैसे नासा है, ये ऐसी एजेंसी है जो मंगल तक कई बार जा चुकी। चीन ने भी बड़ी सरलता से अपना वायुयान भेज दिया, पर इतना ही फ्यूल, इतनी ही कैपेबिलिटी है कि बस उसकी कक्षा तक ही पहुंच पाते हैं, फिर उसकी कक्षा में पहुँच के फिर मंगल पर लैंड कर जाते हैं। फिर वहाँ से यहाँ आना, उसकी कक्षा को पार करना और पृथ्वी पर आना, फिर फ्यूल चाहिए। तो इतना ही फ्यूल उपलब्ध हो पा रहा है इन लोगों को, इतना ही काम कर पा रहे हैं। इनकी जो मशीनें हैं, इनके जो लॉन्चर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो इतने कैपेबल है कि बस मंगल तक पहुँच पा रहे, उसके बाहर पहुँचने की हिम्मत नहीं हो रही है, एक फैक्ट। दूसरी बात, मैंने बताया कि 4 ही सॉलिड है, ठीक है। 4 में से 1 कम है, बच गए 3। 3 में से 2 का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बच गया 1, उस पर हमारी रिसर्च जारी है। अब जो हमें पहले ही पता कि जिनका घनत्व कम है और जिन पर जो खुद ही द्रव है और गैस है, उन पर हम कैसे पहुंचेंगे और कैसे हम लैंड करेंगे? हमारी बॉडी का, हमारे एरोप्लेन का डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उस पर लैंड ही नहीं कर पाएंगे हम, समझ रहे? तो किसी प्रकार की रिसर्च हमारे लिए वहाँ पहुँच कर पानी संभव नहीं है, तो वहाँ जाने का कोई लाभ ही नहीं है। तो फिलहाल हमारा टारगेट, पूरी दुनिया का टारगेट मंगल है कि मंगल पर किसी तरह जीवन की कोई संभावना है अथवा नहीं है। फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा ग्रह है, सवाल बनता है एग्जाम में कि कौन सा ग्रह है जिसको अगर हम पानी में डाल दें तो वो तैरता रहेगा।
एक्सेप्टेड सवाल बनेगा कौन सा ग्रह है जिसे हम पानी पे डाल दे तो वो तैरता रहेगा। फिजिक्स कहती है घनत्व इंपॉर्टेंट होता है, जिसका घनत्व कम होगा वो चीज़ जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उस पर आसानी से तैर जाएगी। अगर हमारी बॉडी का डेंसिटी घनत्व वायु से कम होता तो हम तैरते वायु में ही। समझ रहे हैं बात को? तो वो है कौन? शनि। शनि ऐसा ग्रह है जिसको अगर हम पानी में डाल दे तो तैरेंगे। साइंस का फैक्ट ये कहता है कि शनि का जो घनत्व है वो द्रव के घनत्व से कम है, इस कारण से वो सरलता से द्रव में तैर सकता है। तो एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ग्रह है जो तैर सकता है। अब बात करते हैं, मैंने आपको ग्रहों की बात कर ली, सूर्य की बात कर ली, अब बात करते हैं उपग्रह की। उपग्रह की थ्योरी क्या है? ग्रह तो वो है जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वर्ताकार कक्षा में गति करता है, जिसका परिक्रमण काल निश्चित है, इतने टाइम पीरियड में चक्कर पूरा करेगा, और जो किसी अन्य ग्रह कक्षा को नहीं काटता। ये सारे गुण हैं ग्रह के। ठीक है, बात करें उपग्रह की, जो ग्रह का चक्रण कर रहा वो उपग्रह है। ये दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। जैसे हमारी पृथ्वी है, इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं जो हमने पृथ्वी से बाहर, मैंने आपको बताया था ध्रुव से 900 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 1600 किलोमीटर ऊपर लॉन्च कर रखे हैं हवा में, और वो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते रहते हैं। उनसे हम अपनी मौसम संबंधित जानकारी, अपनी सुरक्षा संबंधित जानकारी और अपने ट्रैक को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उपग्रह भी आपको समझ में आ गया। तो आज मैंने आपसे ग्रह, उपग्रह और तारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा तारा क्या होता है, इसके बारे में बात करी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो, कोई डाउट हो तो उसका समाधान किया जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर आपने हमारी क्लास देखी, आपको समझ में आई, आपने अच्छा फीडबैक दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।